ला 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 ला। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूं वो एडगर एलन पो की लिखी हुई द एंजल ऑफ द ओड है। इसको मैंने खास आपके लिए हिंदी में अनुवादित करा है। तो आओ सुनो कहानी अजूबों का फरिश्ता। नवंबर की एक सर्द दोपहर को मैं बेइंतहा खा पीकर सुस्ता रहा था। कुछ तो खाने की खुमारी और बाकी मय की मदहोशी में मुस्कुराता हुआ मैं सामने मेज पर पैर पसारा पड़ा हुआ था। अकर्मण्य सा पास ही में आग जल रही थी जिसकी तपिश से मुझे और खुशी महसूस हो रही थी। बगल में छोटी सी मेज थी जो कि ठसाठस मीठे से भरी थी, मगर क्या बताऊं, इतने बढ़िया खाने और इतनी बढ़िया शराब के बाद वो मीठा मुझे धब्बा लग रहा था। लिहाजा मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर तो मैं यूं ही बैठा रहा, कुछ सोचता रहा, या कौन जानता है भाई, जैसा कि अक्सर होता है ऐसे में। फिर अचानक सोचा, मगर क्या सोचा और क्यों सोचा ये मुझे ना याद है और ना ही समझ पा रहा था उस समय। अब अचानक दिमाग में फितूर सा उठा कि भाई ऐसा है कि जो ये किताबें लोग लिख देते हैं, इतनी भारी भरकम किताबें, ये समझते क्या अपने आप को, क्या समझते हैं अपने आप को कि बड़े बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं। अब अरे मैं भी बुद्धिमान हूं, मैं भी बुद्धिमान हूं। अब ये ना पूछिएगा कि मैंने बुद्धिमान होने का इशारा यहां के बजाय यहां क्यों किया, मगर ऐसा ही किया। दरअसल उस दिन सुबह मैंने खूब भारी भरकम किताबें पढ़ी थी और उनमें से कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा था। शायद उसके बाद ही मैंने खाया पिया और अब पड़ा हुआ था। आगे क्या हुआ कि मेरे दिमाग में एकदम से बात आई कि भाई ऐसा है बाप, मैं किसी से कम नहीं। तो मैं उठा, उठने की कोशिश करी कि भाई सामने रखी हुई भारी भरकम किताब को जरा उठा लूं और उठ के पढ़ लूं। तो भाई मैं उठा और धूम से वापस बैठ गया, क्योंकि मैं तो अकर्मण्य हो रखा था। उठने में भी मैंने इतनी पी ली थी, हाथ किताब तक तो ना गया मगर सामने रखी शराब की बोतल पर जरूर गया। तो मैंने सोचा कि भैया चलो इसी को उठा लिया जाए। थोड़ा और डाली गिलास में और धीरे धीरे पीने लगा। अब जाहिर सी बात है कि इतना मदहोश आदमी पहले से ही जो है वो और पी रहा है तो फिर क्या होगा, ये तो कौन ही जानता है। मगर हुआ यूं कि वो जो फितूर था ना कि मैं बुद्धिमान हूं, उसने इतना जोर पकड़ा कि मैंने बोला नहीं, अब तो मैं किताब पढ़ के रहूंगा। मैं एक बार फिर उठा, मगर फिर धड़ाम से गिर बैठा। उठ ही नहीं पा रहा था, खड़ा होने के लायक ही नहीं था। तो मैंने हार मानी और चुपचाप बगल में पड़े हुए दिन के अखबार को उठाया और उसको पढ़ने लगा। पहले से लेके बीच का पन्ना तक पहुंच गया। भाई किसका कुत्ता कहाँ खोया, कौन किसकी बिल्ली के लिए रोया, किसकी पत्नी किसके कर्मचारी के साथ भागी, वगैरह वगैरह वगैरह। आखिरकार मैं पहुंचा संपादकीय पेज पे। अब जो संपादकीय पन्ना होता है वो बड़ा ही खास किस्म का होता है। भाई देखिए, आज तक यही प्रथा चली आई कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो सोचते हैं कि भैया हम ही में सारी अकल है, इसीलिए हम तो बस संपादकीय पेज ही पढ़ेंगे तो भैया लिहाजा मैंने भी जो है संपादकीय पेज खोला और बड़ी मुश्किल से अपने सामने रख दिया और उसको पढ़ने लगा। साहब क्या बताऊं, ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ा, बाएं से लेके दाएं तक पढ़ा, मगर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। मुझे लगा वाह, ये जरूर चीनी भाषा में लिखा है, लगता है कोई नया संपादक आ गया है। उसके बाद जनाब मैंने नीचे से लेके ऊपर तक पढ़ा, दाएं से लेके बाएं तक पढ़ा, मगर तो भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैंने सोचा यार आजकल के लिखने वाले एकदम दो टके के होते हैं। अरे काहे के संपादक भैया जो समझ भी नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। अरे अगर मेरे जैसे बुद्धिजीवी को समझ में नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा। ये कहकर मैं दिन का अखबार फेंकने वाला था, उसको समेट कर लपेट कर रखने वाला था वापस, कि अचानक मेरी जो नजर थी, मेरी नजर एक पंक्ति पर पड़ी। उस पर लिखा हुआ था कि आजकल शहर में अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं। हादसे क्या कह लीजिए, बोलिए ऐसे ऐसे किस्से हो रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि इत्तेफाक है अजूबा। मुस्लन
कि भाई एक जनाब थे, उन्होंने एक यंत्र खरीदा। अब जो यंत्र था वो यंत्र था कि जिसमें आप सुई डालें और करके फूकें तो जो सुई है, वो जो तीर है, वो सीधा जाएगा और निशाना साधेगा और आपके शिकार पर लग जाएगा। शिकार या तो बेहोश या तो मर जाएगा, या तो उसके शरीर में जहर फैल जाएगा। अब ये शख्स थे, इन्होंने वही एक यंत्र खरीदा और शख्स ने जैसे बदस्तूर उन्होंने अपने जो यंत्र था उसके अंदर सुई डाली। मगर हायरी किस्मत, और कैसा इत्तेफाक है, अजूबा की बात है कि भाई उन्होंने उसको उल्टा कर अपने मुंह में डाल लिया। यानी कि जब उस शख्स ने करने के लिए सांस अंदर ली तो सुई सीधे उन्हीं के अंदर चली गई, उनके फेफड़ों में गई और ऐसी गई कि 2 दिन बाद वो अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। नीचे लिखा हुआ था कि ये तो एक अजूबा है, ऐसे ऐसे कई इत्तेफाक होते चले जा रहे हैं। अब पता नहीं इत्तेफाक की अजूबा कौन जाने। मैंने बोला कौन जाने, अरे मैं जानता हूं। और क्या, अरे मैं जानता हूं, बुद्धिमान हूं, बुद्धिमान। अरे 2-2 टके के लोग जो एक आने में एक लाइन लिखते हैं, अबे वो छापेंगे संपादकीय लेख इस बेहुदे से विषय पर? फिर पागल हो गए सब, उल्लू बना रखा है। बताओ जरा, अरे मुझसे लिखवाएं संपादकीय लेख, ये क्या बकवास है भाई? अरे ये सब उन्हीं की कारस्तानी है, ये कोई अजूबा शजूबा नहीं है, ये कारस्तानी है, कारस्तानी। घटिया लोगों को लोगे तो भैया जाहिर सी बात है कि जो बाहर आएगा वो भी घटिया ही होगा। ये कहकर मैंने अखबार बंद करा और उसको जोर से सोफे पे दे पटका। तभी एक अजीब सी आवाज मेरे कान में गूंजी, अम्मा यार ये कैसी बात कर रहे हैं? मुझे लगा भैया ये किसकी ऐसी हिम्मत कि जो मेरे बैठे होने के बाद मेरे घर में एकदम बेतला घुसा चला है और मेरी इजाजत के बिना ही घुसा चला है। भैया कौन है, क्या कहाँ है, कौन है? इतने पिए होने के बावजूद मैंने इधर उधर देखा, कुछ दिख तो रहा नहीं था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। आखिरकार उसी अजीबो गरीब आवाज ने मुझे फिर आवाज दी, अरे इधर इधर, नाक की सीध में देखो, नाक की सीध में। मैंने ये आवाज सुनकर ठीक अपनी नाक के सीध में देखा। कौन हो तुम? हो कौन तुम? क्या हो? ये बात उसको पसंद नहीं आई। मगर आप खुद बताइए, जो सामने बैठा हुआ था, वो जो चीज थी पता नहीं क्या थी, मतलब वो शराब की बोतल बैरल से बना हुआ एक इंसान था या क्या, पता नहीं क्या था वो। उसका जो शरीर था, जो पेट था, वो बड़ा सा ढोलकी जैसा बैरल था जिसमें कि शराब रखी जाती है। और उसके जो हाथ और टांग थी ना, वो एक हाथ 2 बोतलें और दूसरा हाथ दोनों बोतलें, 2 और बोतलें, एक टांग 2 बोतल और दूसरा टांग 2 बोतल, वो ऐसा दिख रहा था। अब आप बताइए कि मैं उसको देख के हंसता या चंभित नहीं होता तो फिर और क्या करता भाई? मगर मेरी हंसी उसको कतई पसंद नहीं आई। उसने अपनी तौहीन समझी, अपना अपमान समझा और मुझे बोला, फरिश्ता या अजूबे से बदतमीजी महंगी पड़ेगी, महंगी। मैंने बोला ओ कौन सा फरिश्ता, कौन सा अजूबा, चलो निकलो। अरे मैं बहुत बुद्धिमान हूं, सारी अकल है मुझे, चलो निकलो। मैं अभी फोन करके अपने पर्दली को बुलाता हूं, तो मैं लात मार के बाहर खदेड़ देगा। मैं उठने ही वाला था, कोशिश कर रहा था कि तभी वो जो पता नहीं क्या था वो उड़ने लगा, बिना पंख के उड़ा, पर वो उड़ने लगा और उसने मुझे बोला, तुम ये कर ही नहीं पाओगे, तुम ये कर ही नहीं पाओगे। और ये टन करके उसने अपने हाथ, यानी कि जो 2 बोतलें थी, वो मेरे माथे पर टन करके मार दी। पिट कर मुझे बड़ा गुस्सा आया, मगर बड़ा रोना भी आया। इतनी बेइज्जती मैंने आज तक किसी से नहीं सही थी। मन तो किया कि उठाकर उसको मार दूं। हाथ में गिलास आया, वही लेके मैंने डिम मारा। अरे वो तो बच गया, लेकिन जो मेरी इतनी सालों पुरानी जो घड़ी थी, पुश्तैनी घड़ी, उसका कांच टूट गया। हायरी किस्मत। मगर ये जो फरिश्ता अजूबा था, इसने हार नहीं मानी। इसने मुझसे बोला, हाँ तो तुम ये जानना चाहते हो कि मैं हूं कौन और मेरा काम क्या है, मैं यहां आया क्यों हूं? मैंने आंसू पोंछे और उससे बोला, हाँ हो कौन और क्यों आया यहां पे, जाओ।
फरिश्ता अजूबे को गुस्सा आया, तंग के खड़ा हो गया और उसने बोला, मैं हूं कौन? फरिश्ता अजूबा, और मैं यहां पे किस काम से, किस मकसद से आया हूं ये मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा। तुम तो भैया रखो अपने मतलब से मतलब, समझे? पूछते हैं मुझसे कि क्यों आया, कौन हो, कहां से आया? हा? अरे फरिश्ता अजूबे से ये सब बातें कोई नहीं पूछता। कैसा अजीब सा है, क्या क्या है, कहां से आया है तुम, कहां से आए हो, कौन से डस्टबिन से आए हो भाई, तुम कौन से कचड़े से आए हो? ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। हालांकि मैं पिया हुआ था, मैं लड़खड़ा रहा था, लेकिन मैं फिर भी उठा और मैं उसको बोला कि मैं तुझे मार दूंगा, तो इतना कबाड़ी है, और मैं उसको अजीब अजीब सी अश्लील बातें बोलने लगा। उसके बाद फरिश्ता अजूबे को गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ उठाया और टन 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 करके मेरे माथे पे इतनी बार मार दिया कि मैं फूट फूट कर रोने लगा। इतनी बेइज्जती इसके पहले मेरी कभी नहीं हुई थी। उसने मुझे फूट फूट कर रोता देखा तो उसने बोला, हे भगवान, हे भगवान, या तो ये आदमी बुरी तरह नशे में धुत है, और या तो इसको सचमुच बुरा लग रहा है कि इसने मेरे से कितनी बदतमीजी से बात करी है। ठीक, अच्छा लो सुनो सुनो, रो नहीं, लो चलो, लो पियो पियो पियो। और ये कहकर उसने उसकी जो 2 बोतलें थी, जो हाथ थे उसके, उसने उसके ढक्कन खोले और मेरा जो गिलास रखा था उसमें थोड़ी सी शराब थी, दूसरा गिलास, उसने उसमें पता नहीं क्यों पानी अजीब सा कुछ मिला दिया, और तो और जो मेरी इतनी महंगी शराब की बोतल थी उसको खोल के उसमें भी पानी मिला दिया। हाय हाय बेड़ा गर्क। पर हुआ यूं कि मैंने चुपचाप रोते रोते से सकते वो जो फरिश्ता अजूबा ने मेरे लिए पानी डाला था, गिलास में उड़ेला था, मैंने वो पिया। उसके बाद जो उसने शराब की बोतल में पानी पूरा मिला दिया था, मैंने वो शराब और पानी का जो घोल था वो भी डालकर गिलास में पिया और सिसक के रो रहा था कि अचानक फरिश्ता अजूबे ने मुझे समझाया और मुझे बोला, देखो मैं समझा देता हूं कि फरिश्ता अजूबे से बदतमीजी अच्छी बात नहीं है। तो मैं थोड़ा शांत हुआ। मैंने उससे बोला, अच्छा तो ये बताइए कि आप फरिश्ता अजूबा हैं? उसने बोला, मैं फरिश्ता अजूबा हूं। यानी कि आप सचमुच के फरिश्ते हैं? तो फिर बदतमीजी कर रहा। मैंने नाम में सर हिलाया और बोला कि नहीं, देखिए बस मुझे ना एक कौतूहल है, थोड़ा सा। उसने बोला, तो मैंने कहा, अगर आप सचमुच के फरिश्ते हैं तो आपके पर कहाँ हैं? मैं अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझ रहा था कि उसने मुझे एक थप्पड़ फिर से मारा अपने हाथ से, जो कि बोतलों के बने हुए थे, ठानने से। मैं फिर टकराया और चकराया। उसने बोला, बेगैरत इंसान, बदबू, कमबख्त, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मैं कोई मुर्गा हूं, कबूतर हूं, तोता हूं, क्या हूं मैं? अरे मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता। फरिश्तों के पर नहीं होते। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। हैं? हमको तो बताया गया था कि भैया फरिश्तों के पर होते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने सचमुच बड़ी तमीज में रहकर थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करी, बातचीत करी फरिश्ता अजूबा से, या कि ये कह लीजिए कि कोशिश करी, मगर वो भाग गया था कि मैं कुल मिला के जो है ऐसा इंसान हूं जो कि उसका भक्त नहीं हो सकता, और मैं उसमें विश्वास नहीं करता। क्योंकि मैं क्या कर रहा था ना कि जो बगल में मेज में किशमिश के टुकड़े पड़े हुए थे, मैं उसको उठा के ऐसे फेंक रहा था इधर उधर। फरिश्ता अजूबे को अपनी तौहीन लगी ये चीज। उसके बाद उसने कुछ तो आड़म बाड़म गड़म 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 कुछ बोला, और उसने बोला, अब मैं तुझे दिखाऊंगा, तुझको मजा चखाऊंगा, अब मैं तुझे दिखाऊंगा, तुझको मजा चखाऊंगा, आड़म बाड़म गड़म 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 गड़म। और फिर देखते ही देखते वो छू हो गया। यहां मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि चक्कर क्या है, ये क्या मैं कुछ सपना देख रहा हूं? नहीं, ये तो सच था। खैर छोड़ो, कहां फाड़ में अब वक्त। ये कहकर मैंने घड़ी की ओर देखा। तभी याद आया कि भाई ओहो, आज तो शाम 6 बजे मुझे इंश्योरेंस के दफ्तर जाना है, क्योंकि जो मेरे घर की इंश्योरेंस है वो अब खत्म हो गई है, तो उसको मुझे फिर से शुरू कराने के लिए, चालू कराने के लिए दफ्तर जाना पड़ेगा। बड़े साहब के साथ मैंने
अपनी मीटिंग फिक्स करी है। घड़ी में उस समय 5:25 हो रहे थे शाम के, यानी कि मेरे पास कम से कम रोज की तरह 10-15 मिनट सोने का मौका तो था। अब इस फरिश्ते ने बहुत टाइम मेरा जो है जाया किया। ये सोचकर मुझे लगा ठीक है भाई, इंश्योरेंस का दफ्तर 5 मिनट की दूरी पर है, तो एक काम करता हूं, 10-15 मिनट सो जाता हूं, उसके बाद उठ के तैयार होकर फटाफट चला जाऊंगा। और ये कहकर सोचकर मैंने बस थोड़े और पांव पसारे और वहीं नींद की गोद में चला गया। अचानक कुछ चौंका और आंख खुली, सामने घड़ी पर आंख गई तो देखा, अरे अभी सोया था, अभी तो 5:25 ही हो रहा है, सोया सोया टाइम हो जाएगा। ये सोच के मैं फिर सो गया। थोड़ी देर तो सोता रहा, फिर अचानक चौंक के उठा तो घड़ी की ओर देखा तो अभी केवल 5:30 हुए थे। मैंने कहा अरे अच्छा, टाइम बड़ा धीरे गुजरा, पर सुस्ताया हुआ तक तो खाने की खुमारी बताया था ना, और फिर मैं की जो मदोशी थी, तो मैं फिर से सो गया क्योंकि मेरे पास कम से कम अभी 15 मिनट और थे। उसके बाद मैं सोया और फिर अचानक चौंक कर उठा तो समय उस वक्त भी जो है वो घड़ी में 5:30 बजे हुए थे। इस बार मुझको थोड़ा शक हुआ। मैं किसी तरह थोड़ा उठा और अब क्योंकि मेरा नशा भी उतर चुका था काफी हद तक, वो जो पानी मिलाया था उस फरिश्ते, जो अजूबा फरिश्ता अजूबा था उसने मेरी शराब में, और जो मुझे पता नहीं कौन सा पानी पिलाया था उसने, वो पीकर थोड़ा नशा मेरे जल्दी उतर गया था। तो अब मैं उठ पा रहा था, तो उठ के मैं कमरे में गया, वहां पे घड़ी निकाली जेब से अपनी, देखा शाम के 7 बजे हैं। बाप रे बाप, मैं इतनी देर तक सोता रहा, यानी कि जो अपॉइंटमेंट है वो छूट गया मेरा। चलो कोई बात नहीं, अब कल सुबह तड़के जाऊंगा और सबसे पहला काम ये करूंगा कि भाई इंश्योरेंस के दफ्तर जाके बड़े साहब से मिलकर अपना जो इंश्योरेंस है उसको एक बार फिर चालू कराऊंगा, सारा पैसा एक साथ भर दूंगा मैं। इसके बाद मुझे लगा कि भाई अब रात तो हो ही गई है, थोड़ा बहुत कुछ पानी सानी पी लिया और सोने चला गया। मैं सोने गया तो एक किताब साथ में ले गया था। मोमबत्ती को मैंने बगल के आले में रखा, जो बिस्तर के बगल में मेरा आला रखा बना हुआ था, और किताब को अपने हाथ में पकड़ के बस 1-2 शब्द पढ़े ही होंगे कि मुझको नींद आ गई। नींद में किताब भी मेरे ऊपर पड़ी रही और जब मोमबत्ती जल रही थी आले में, उसको मैं करके बंद करना भूल गया। अचानक मेरी रात में नींद खुली। हुआ यूं कि एक बदमाश चूहे ने इधर उधर रेंगते हुए मेरे पास तक पहुंच गया, इधर उधर शैतानी करते हुए और मेरे पाँव के पास पहुंच गया। एकदम से चुम करके फुल करके चिल्लाया और चूहा डर के मारे वहां से उतर के सीधे पहुंचा आले में। आले में रखी थी मोमबत्ती, वहां उसको देख के घबराया, वो मोमबत्ती गिरी, मोमबत्ती उसके दुम में लगी, दुम से वो पर्दे पे लगी, पर्दा जलने शुरू करा। चूहा इधर भाग रहा है, मैं ये सब उठ के देख ही रहा हूँ कि चल क्या रहा है। तब तक पूरा घर धू धू कर जलने लगा। अब घर धू धू कर जलने लगा, मुझे लगा अरे बाप रे क्या होगा। मैंने जोर से आग 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 बचाओ बचाओ चिल्लाया, तभी पीछे पड़ोसी ने आवाज दी, अरे भैया सुनो, जल्दी आओ जल्दी आओ, अरे ये खिड़की के बाहर अभी कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी सीढ़ी लगा दी है, जल्दी आओ। अरे मैं जान बचाकर भागा, सब कुछ वहीं छोड़ के भागा। सीढ़ी से फौरन में फटाफट उतरने लगा और देखा कि पूरा घर मेरा जो है लपटों में घिरा हुआ है आग की। मैं किसी तरह बस उतर ही रहा था और बस 3-4 सीढ़ी बची रह गई होंगी कि क्या देखता हूँ कि नीचे एक बहुत बड़ा सा सुअर, तोंदू एकदम सुअर जो है वो मिट्टी में लौट रहा है। अचानक उस सुअर को क्या सूझा, वो सुअर मुझे ना थोड़ा फरिश्ता अजूबे की तरह लग रहा था। सुअर कहीं का, वो सुअर पता नहीं क्या हुआ, वो उठा और फिर धीरे 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 चलता हुआ सीढ़ी पे आ खड़ा हुआ और सीढ़ी के पास खड़े होकर अपनी पीठ खुजलाने लगा। मैंने बोला हाय रे किस्मत, ऊपर आग नीचे खाई, ऊपर कुआं नीचे खाई, ये भाई कैसी आफत आई। तो मैंने क्या करा कि मैं फिर भी उतरा, लेकिन उसने इतनी जोर की हिला दिया कि मैं धड़ाम से गिर गया। अब यूं तो बस कुल मिला के 6-7 ही पग थे, मगर ऐसा गिरा और ऐसा कीचड़ में धंसा कि मेरे जो बाया हाथ है ना वो टूट गया। क्या यार, मतलब आफत ही आफत, और रात में ऐसी आफत। उसके बाद मैंने अपने घर को जलता हुआ देखा। खैर बाद में जब मैं वापस आया तो जो जला भला घर था, थोड़ा बहुत बचा कुचा था इस तरफ, तो मैं बैठा हुआ था, तभी याद आया कि जरा आईना तो देख लूं कि हाथ में कैसी चोट है, मैं दिख कैसा रहा हूँ। आईना देख के मैं बहुत चक्कर रह गया। अरे मेरे बाल जल गए थे, मेरे बाल जल गए थे, अब मैं गंजा हो गया था। इतनी मुश्किल से मैंने सोचा था कि अपने आप के लिए एक अच्छी दुल्हन ढूंढूंगा, मन बना लिया था, शादी के लिए लड़की भी तय कर ली थी, बस उससे बात करनी भर बाकी रह गई थी। अब इस गंजे से शादी कौन करेगा, ये सोचकर मैं रो रहा था। लेकिन मुझे लगा सुनो, मैं गंजा तो क्या,
कुछ ना कुछ तो है ही। मैं एक काम करता हूं कि जाकर उसको पटा लेता हूं। तो मैंने समय नष्ट नहीं करा। हुआ यूं कि मैं फौरन उस युवती के पास गया और उसके समक्ष जो है शादी का प्रस्ताव रख दिया। वो युवती बड़ी मुस्कुराई, बड़ी खुश हुई, उसने हाँ में सर हिला दिया। उसके पहले जो बात हुई वो ये हुई कि दरअसल मैं अपना गंजा सर लेके उसके पास गया ही नहीं था। अरे मैं तो बाजार जाकर सुबह के वक्त एक विग खरीद कर लाया था और जिस विग को लगाकर मैं उस युवती से मिलने गया था अपने प्यार का इजहार करने। तो युवती मेरी बात सुनकर कुछ इस कदर खुश हो गई कि उसने मुझे गले लगा लिया। अब जनाब गले क्या लगाया, कहिए कि आफत गले लगा ली भाई। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे के सर से सर मिलाया। अब युवती के बाल घुंघराले थे और मेरा विग तो बिल्कुल लहराता हुआ था। ना जाने कैसा अजूबा आफत, पता नहीं क्या हुई, कैसा मतलब इत्तेफाक था, मैं क्या बताऊं कि मेरे जो बाल थे और जो युवती के जो बाल थे वो आपस में उलझ गए। और जब हम एक दूसरे को छोड़ के खड़ा ठीक से होना चाह रहे थे तो हुआ ये कि युवती के बाल में मेरा विग अटक गया साहब, और युवती ने मुझे साक्षात गंजा देख लिया। एक थप्पड़ मार के उसने मुझे वहां से भगा दिया। सारे सपने चूर चूर, किस्मत ही खराब है। कैसे इत्तेफाक अजीब अजीब हरकतें हो रही है भाई ये। एक बार तो शक हुआ कि कहीं ये उसी के कारस्तानी तो नहीं, उस फरिश्ता अजूबा की। फिर लगा अरे वो मेरा वहम है, मैं वहम नहीं पालूंगा, मैं वहम नहीं पालूंगा। मगर साहब मैंने हिम्मत नहीं हारी। दिन बीतते चले गए और मैंने अपने आप के लिए एक और युवती तलाश करी। अब ये जो युवती थी ये मेरे घर के पड़ोस में ही रहती थी। तो मुझे लगा देखो भाई ये युवती है, इसको मेरे बाल शाल से मतलब नहीं है, ना ही मेरी जो तमाम जायदाद वगैरह है, इसको तो सब जो है केवल मुझसे ही मतलब है। तो मैंने क्या करा कि उस युवती के साथ बाहर घूमना शुरू कर दिया। मगर साहब क्या बताऊं, जब पहली बार मैं उस युवती के साथ कहीं बड़ी पार्टी में गया, वहां पे हुआ ये कि युवती को लग गई देर। तो उसने मुझे बोला कि नहीं भाई तुम चलो और मैं आती हूं। गलती बस ये हुई कि मैंने युवती की बात मान ली। साहब मैं क्या बताऊं, ये कैसा इत्तेफाक है या कैसा अजूबा या अनहोनी कहिए कि भाई मैं वहां टहल रहा था, सामने से युवती अपनी गाड़ी से उतरती हुई आई। बस मैं उसको देखकर मुस्कुराने और अपना हाथ हिलाकर उसका अभिनंदन करने ही वाला था साहब कि अचानक तेजी से हवा चली और धूल भरी आंधी। और साहब मेरी आंखों में कुछ कचरा सा चल रहा था और मैं उस कचरे को निकालने की कोशिश कर रहा था साहब कि एकदम से मैं घूम गया और उस युवती को लगा कि मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया। साहब नतीजा ये हुआ कि उसने मुझे एक के बजाय 2 थप्पड़ रसीद करे और वहां से चलती बनी। यानी कि अब तो वाकई मेरी किस्मत फूट गई थी। एक घर था जो कि जल गया था, इंश्योरेंस थी नहीं आग की, यानी कि कुछ पैसे वसूल नहीं होते। पहली युवती के साथ जब विचार विमर्श करा कि भाई शादी करी जाए, तो ऐसा हादसा हो गया साहब, गंजा भी हो गया हूँ, विग वाला भी हादसा हो गया। दूसरी युवती बड़ी मुश्किल से पटी थी साहब, बड़ी मुश्किल से मिली थी साहब, मगर देखिए आंख में कचरा चला गया। अब तो मेरे लिए मरना ही बेहतर है, ये सोचकर मैं पहुंच गया एक गहरे तालाब में। गहरा तालाब थोड़ा शहर के बाहर की तरफ था। मैं वहां पहुंचा और मैंने बस कूदने वाला ही था क्योंकि मुझे तैरना तो आता नहीं था। तो मैं तालाब में बस कूद के थोड़ा सा चल वल के उसके बीच में जाकर डूब के मर जाना चाहता था साहब। इन सब मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहता था साहब कि अचानक मुझे ख्याल आया कि एक बात है, अगर इंसान नंगा पैदा हो सकता है तो नंगा मर भी तो सकता है। अरे भाड़ में गई सब दुनिया रस्में साहब। मैंने अपने कपड़े उतारे और सारे कपड़े वहीं साइड में रखे और सीधा तालाब के अंदर छलांग लगा दी। अब शुरू में तो तालाब जो है वो इतना गहरा नहीं था, तो मैं धीरे 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 करके गहराई की ओर बढ़ता चला जा रहा था। तभी साहब मेरे कान में कां 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 पड़ी। देखा कि 4-5 कौवे इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने बोला मनहूस कौवे अपना गाना ना सुनाओ, हट मैं मरने जा रहा हूं। साहब बाकी तो भाग गए मगर एक धूर्त कौवे ने मेरी पतलून और मेरी लंगोट उठा ली और उसको लिए उड़ने लगा। अब आप बोलेंगे कि ऐसा थोड़ा ही हो सकता है, इतना छोटा सा कौवा जो है उसकी छोटी सी चोंच उसमें कितने कपड़े उठाएगा भाई। लेकिन साहब इसको मैं अजूबा कहूं, अनहोनी या इत्तेफाक में नहीं जानता हूं, मगर ये हुआ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा साहब।
और जब वो भागा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं जो कि आत्महत्या करने जा रहा था डूबकर, मुझे गुस्सा आया, मैं वहां से बाहर निकला। मगर साहब मैं नंगा कहाँ दौड़ता उस कौवे के पीछे। कौवा ऊपर उड़ रहा है, मैं नीचे भागना शुरू कर ही रहा था कि मुझे दिमाग में आया कि भैया पतलून और लंगोट नहीं है तो क्या हुआ, अरे मेरी कमीज और कोट तो है। साहब मैंने कमीज ऊपर से पहनी और कोट को पतलून की जगह पहना। साहब एक टांग पतलून कोट की एक आस्तीन में और दूसरी टांग कोट की दूसरी आस्तीन में साहब। और मैं जितना जल्दी हो सकता था उस अजीबोगरीब स्थिति में मैं उतनी जल्दी भागा साहब। कौवा उड़ रहा है, मैं भाग रहा हूं, बताइए साहब ये कहाँ के इंसाफ है। खैर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं भागता रहा। अचानक मुझे लगा कि मैं उड़ रहा हूं। नहीं 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 नहीं, मैं उड़ कैसे सकता हूं, मैं उड़ कैसे सकता हूं। साहब मैंने नीचे देखा, अगल बगल देखा, बादल थे, आसमान था, सामने कौवा उड़ा चला जा रहा है मेरे कपड़े लेके। साहब मैं तो हवा में भाग रहा था। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है साहब, ये क्या हो रहा है। ये सोच सोच के मैं परेशान हैरान था। मैं बचाओ 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 चिल्ला ही रहा था कि अचानक एक बड़ा सा जो है वो हवाई गुब्बारा वहां से धीरे धीरे उड़ता हुआ चला जा रहा था। उसके नीचे जो एक बड़ी सी डोर लटकती है ना साहब, मैंने बस किसी तरह उसको जोड़ के जाड़ लिया, पकड़ लिया। और उसके बाद धीरे धीरे उस गुब्बारे की जो टोकरी नुमा जगह होती है जहां पे लोग खड़े होते हैं बैठते हैं साहब, उसको पकड़ के मैं जोर से अपने दोनों हाथों से खड़ा हो गया। साहब बाएं हाथ में थोड़ा दर्द हुआ क्योंकि टूटा हुआ था। मैंने वो हाथ छोड़ा लेकिन अपने दूसरे हाथ से दाएं हाथ से जोर के जकड़ा हुआ था उस टोकरी को जिसमें लोग बैठते हैं खड़े होते हैं। और मैं चिल्ला रहा हूं, अरे बचाओ, अरे अरे कोई है, अरे गुब्बारे वाले, अरे सुनो। साहब आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे वहां पे क्या सुनाई दिया, कहीं कौन दिखाई दिया। तुम यहां भी मेरे पीछे करते आ गए। अरे अब बताओ कि तुम्हें अजूबा, करिश्मा इन सब पे विश्वास है? तुम फरिश्ता अजूबे को सलाम करोगे कि नहीं? साहब मन तो किया कि एक मुक्का मार दूं, मगर मारता कैसे। ये हाथ तो चोट खाया हुआ था और ये हाथ से मैं जोर से वो टोकरी पकड़ा हुआ था साहब। और कर भी क्या सकता था। मैंने बोला मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मानता हूं भाई, मुझे बचाओ। साहब उसने बोला लगता है कि तुम्हें अभी भी नहीं उतरी है, लो थोड़ा और पानी पियो। साहब ये कहकर उसने एक बोतल टंग से मेरे ऊपर, सर के ऊपर छोड़ दी। मैं किसी तरह से मैंने होश संभाला, अपने को गिरने से बचाया साहब, और जोर से पकड़ा रहा उसी टोकरी को और मिन्नतें करता रहा कि भाई बचा लो भाई, अरे गलती हो गई, अच्छा माफ कर दो, अच्छा भाई आप मान, अच्छा फरिश्ता है अजूबा। साहब आखिरकार उसने मुझे बोला, क्या तुम ये मानने को तैयार हो कि मैं फरिश्ता अजूबा हूं, कि ये अजूबे जो तुम अखबार में पढ़ते रहते हो ये अजूबे अजूबे ही हैं, इत्तेफाक या झूठ नहीं है? बोलो बोलो बोलो। साहब मरता क्या ना करता, मैंने तो गधे को भी बाप बनाया, बोला हाँ 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 अब बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। साहब उसका थोड़ा दिल पसीजा, मगर धूर्त ने मुझसे एक बात कही। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक ही सूरत में बचाऊंगा, अगर तुम अपना जो दाया हाथ है उसको अपने पतलून की बाईं जेब में डालोगे और बोलोगे मैं फरिश्ता अजूबे का कायल हूं, मैं फरिश्ता अजूबे पर विश्वास करता हूं, फरिश्ता अजूबे की जय। साहब मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊं। उसको दिख रहा है कि मेरा एक हाथ टूटा हुआ है और अगर मैं ये हाथ से उसको पकड़ूंगा तो पकड़ नहीं पाऊंगा, और साहब जब तक कि छोड़ूंगा तो तब तक कि कैसे उठा पाऊंगा। और साहब सबसे बड़ी विपदा तो ये भी है कि पतलून तो है ही नहीं, तो फिर पतलून नहीं है तो जेब नहीं है, तो फिर दाएं हाथ को पतलून की बाएं जेब में मैं घुसाऊंगा कैसे। मैं उसको ये सब समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने मुझे बोला तो फिर जा। साहब उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरे ऊपर 4 बोतलें फेंक दी, जिसकी वजह से मैं करके नीचे गिरना शुरू कर दिया। मैं आसमान से गिरता हुआ सीधे जमीन की ओर जा रहा था, मैं चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, मगर उसका मस्त फरिश्ता अजूबे ने मेरी एक बात नहीं सुनी साहब। तभी पृथ्वी के बहुत पास पहुंचते हुए मैंने देखा कि अरे मेरा घर ये तो बिल्कुल पहले जैसा नया बन गया है, तो जला भी नहीं है। मुझे थोड़ी खुशी हुई लेकिन डर भी था कि मैं कहाँ जाके पता नहीं कैसे गिरूंगा। साहब ये तो इत्तेफाक का ही है अजूबा, कौन जानता है। साहब मैं अपने घर के चिमनी के अंदर गिरा और चिमनी के अंदर जाते 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 सीधा निकला बाहर, राख के बीचों बीच लेटा हुआ लोटता हुआ अपने घर पहुंच गया। साहब
और इस धम्म से जब मेरी आंख खुली तो मैं चौंका और मैंने देखा कि अरे ये मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ साहब। साहब मैं तो चिमनी के पास पड़ा हुआ था साहब, और राख में लौट रहा था साहब। घर सही सलामत था, मेरे बाल भी सही सलामत थे, मेरा हाथ टूटा नहीं था। ओ साहब, मैं उस फरिश्ता अजूबे को दिल से गाली देने ही वाला था, मगर मैंने किया ये कि हाथ जोड़े, उसका जो बड़प्पन है, उसकी जो शक्ति है, उसको मैंने स्वीकारा और समझ में आ गया, मुझे विश्वास हो गया कि भाई ये सारे जो दिव्य दर्शन है ना, वो मुझे फरिश्ता अजूबा ने दिखाए हैं। और मैंने हाथ जोड़े और बोला, भैया फरिश्ता अजूबा की जय, वो सच है। और उस दिन से आज का दिन है, मैं हमेशा अजूबों पर अटल विश्वास रखता हूँ। और ये उसका मुझे दर्शाने का तरीका था कि भाई सचमुच वो एक शक्ति है और वो वाकई फरिश्ता अजूबा है।